ठग व्यापारी की कहानी। विजयगढ़ एक समृद्ध नगर था जो यमुना के किनारे बसा था। ये नगर अपने व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ की गलियां हमेशा चहल पहल से भरी रहती और बाजारों में सोने चांदी की चमक आंखों को चौंधिया देती थी। एक दिन उस नगर में एक अजनबी ने कदम रखा। उसका नाम माधव था। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उनमें एक अजीब सी स्वच्छता और तेज था। उसकी चाल में न कोई हड़बड़ी थी, न कोई अभिमान। आंखों में गहरी शांति थी जो देखने वाले को एक पल के लिए रोक देती थी। उसने नगर के एक सिरे पर एक छोटा सा पुराना मकान किराए पर लिया और चुपचाप वहां रहने लगा। लोगों ने सोचा कोई नया व्यापारी होगा, जल्द ही अपनी दुकान खोलेगा, पर दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए। माधव ने कोई व्यापार शुरू नहीं किया। वो ना कुछ खरीदता था, ना कुछ बेचता था। उसका जीवन बड़ा ही सरल और रहस्यमयी था। हर सुबह वो यमुना के घाट पर स्नान करता और फिर लौटते हुए बाजार से कुछ रोटियां खरीदता था। लेकिन वो सारी रोटियां खुद नहीं खाता था। कुछ भूखों को दे देता, कुछ बंदरों और गायों को खिला देता। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी निस्वार्थ मुस्कान रहती थी। वो किसी से बात नहीं करता था, बस सिर झुकाकर अपना काम करता और चला जाता। नगर के लोग हैरान थे। ये आदमी कौन है? इसके पास पैसे कहां से आते हैं? ये कोई काम नहीं करता, फिर भी हर दिन दान पुण्य करता है। कुछ ने सोचा शायद कोई संत है। कुछ को लगा कोई भागा हुआ सैनिक है जो पहचान छिपा कर रह रहा है। तरह तरह की बातें होने लगीं, पर माधव के मौन ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। एक रात माधव के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उत्सुकता से उसकी खिड़की से झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच माधव एक दीपक की पीली रोशनी में बैठा था, जिसके सामने एक पुराना मिट्टी का मटका रखा था जिस पर बारीक नक्काशी की हुई थी। माधव आंखें बंद किए ध्यान में लीन था। उस लड़के ने देखा कि माधव ने अपनी थैली से सोने का सिर्फ एक सिक्का निकाला और उसे बड़े आदर से उस मटके में डाल दिया। फिर उसने कुछ सूखी जड़ी बूटियां डालीं और मटके को ढक्कन से बंद कर दिया। पूरी रात वो उसी मटके के सामने शांत बैठा रहा। लड़के ने यह बात अपने दोस्तों को बताई। बात आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। अब हर कोई जानना चाहता था कि उस मटके में ऐसा क्या है। अगली सुबह जब लोगों ने माधव को फिर से दान करते देखा तो उनकी हैरानी और बढ़ गई। कल तक तो उसके पास सिर्फ एक सिक्का था, आज वो फिर से गरीबों की मदद कर रहा है। क्या वो मटका जादुई है? क्या वो सोने को बढ़ाता है? इस कहानी ने नगर के सबसे धनी जौहरी रामनाथ के कानों में भी दस्तक दी। रामनाथ एक चतुर लेकिन बेहद लालची व्यक्ति था। उसने अपनी मेहनत से अपार धन संपत्ति कमाई थी, लेकिन और की भूख कभी खत्म नहीं हुई थी। पहले तो उसे इस कहानी पर हंसी आई। उसने सोचा ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जब उसने अपने जासूसों से पता लगवाया तो उन्होंने भी वही कहानी दोहराई। उन्होंने बताया कि माधव हर रात एक ही सिक्का मटके में डालता है और सुबह उसके पास खर्च करने के लिए कई सिक्के होते हैं। अब रामनाथ की रातों की नींद उड़ गई। बिना मेहनत के सोना बढ़ाने की कला, ये विचार उसके दिमाग में किसी कीड़े की तरह कुलबुलाने लगा। अगर ये रहस्य उसके हाथ लग जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। उसने माधव से मिलने का फैसला किया। वो सोने की थाल में कीमती उपहार लेकर माधव के साधारण से घर पहुंचा। माधव ने दरवाजा खोला। रामनाथ ने उपहार आगे बढ़ाए, पर माधव ने बस हाथ जोड़कर विनम्रता से उन्हें लेने से इनकार कर दिया। रामनाथ ने इशारों में उसे समझाने की कोशिश की। उसने सोने के सिक्कों की तरफ इशारा किया, फिर मटके की तरफ और फिर अपने धन की ओर इशारा करके हाथ जोड़े जैसे कह रहा हो कि मुझे ये कला सिखा दो। माधव शांत रहा। उसने न हाँ कहा न ना, बस वो मुस्कुराता रहा। रामनाथ अगले कई दिनों तक उसके पास आता रहा। कभी वो उसे जवाहरात देता, कभी सोने की ईंटें देता, पर माधव हर बार मना कर देता। उसकी इस बेपरवाही ने रामनाथ के लालच को और भी भड़का दिया। जो चीज आसानी से न मिले वो और भी कीमती लगने लगती है। आखिरकार एक शाम रामनाथ हताश होकर माधव के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे भक्ति के नहीं
बल्कि लालच की तीव्र इच्छा के थे। शायद माधव को उस पर दया आ गई, या शायद यही उसकी योजना का हिस्सा था। माधव ने रामनाथ को उठाया। पहली बार उसने कुछ लिखा। एक भोजपत्र पर उसने कोयले से कुछ चित्र बनाए और एक शर्त लिखी। शर्त यह थी, ये कला पवित्र है, ये सिर्फ उसी के लिए काम करती है जिसके मन में धन का कोई मोह ना हो। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सोने चांदी से ऊपर उठ चुके हो। इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति, एक एक सिक्का, एक एक गहना एक ही स्थान पर इकट्ठा करना होगा। जब तुम्हारा सारा धन तुम्हारी आंखों के सामने एक ढेर के रूप में होगा, तब मैं उस ढेर के बीच में ये जादुई मटका रखूंगा। पूरे एक पूर्णिमा के चांद तक तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना है, नहीं उस धन को छूना है। तुम्हें यह साबित करना है कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। यदि इस परीक्षा में तुम सफल हुए तो पूर्णिमा की अगली सुबह तुम्हारा धन दोगुना हो चुका होगा और ये कला तुम्हारी हो जाएगी। रामनाथ की आंखों में चमक आ गई। शर्त कठिन थी पर परिणाम बहुत बड़ा था। दौलत दोगुना। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले कुछ दिनों तक रामनाथ ने अपनी सारी संपत्ति इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसने अपनी तिजोरियां खाली कर दी, जमीन में गड़े हुए मटके खुदवा लिए और यहां तक कि अपनी पत्नी के गहने भी उतरवा लिए। उसने अपनी हवेली का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित कमरा चुना। कमरे में सोने और चांदी का एक पहाड़ सा बन गया। हीरे मोती ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने आकाश के सारे तारे तोड़कर वहां बिछा दिए हों। तय दिन माधव अपनी शांत चाल से उस हवेली में आया। उसके हाथ में वही पुराना मिट्टी का मटका था। रामनाथ उसे उस खजाने वाले कमरे तक ले गया। माधव ने कमरे के चारों ओर एक नजर डाली। सोने की चमक से उसकी आंखों में कोई लालच नहीं दिखा, बस वही पुरानी शांति थी। उसने अपना मटका उस सोने के ढेर के ठीक बीच में रख दिया। फिर वो रामनाथ की ओर मुड़ा और इशारे से उसे बाहर जाने को कहा। उसने ये भी इशारा किया कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाए और ताला लगा दिया जाए। माधव खुद उस खजाने के साथ कमरे के अंदर ही रहेगा ताकि वो अपनी ऊर्जा से उस धन को पवित्र कर सके। रामनाथ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, माधव अंदर है, खजाना अंदर है और दरवाजा बाहर से बंद होगा। इससे ज्यादा सुरक्षित और क्या हो सकता है। उसने खुशी खुशी दरवाजा बंद किया और एक बड़ा सा भारी ताला लगा दिया। उसने कमरे के बाहर अपने सबसे वफादार पहरेदारों को तैनात कर दिया, जिन्हें सख्त हिदायत थी कि एक परिंदा भी पर न मार पाए। रात गुजरी, एक लंबी खामोश रात। पहरेदारों ने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई आहट नहीं पाई। रामनाथ अपनी छत पर टहलता रहा, अपनी दोगुनी होने वाली संपत्ति के सपने देखता रहा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही रामनाथ भागा भागा उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा खाली था, पूरी तरह से खाली। न सोने का पहाड़ था, न चांदी की चमक, न हीरे, न मोती। सब कुछ गायब हो चुका था और माधव भी वहां नहीं था। रामनाथ चीख पड़ा, ये कैसे हो सकता है? दरवाजा बाहर से बंद था, खिड़कियां लोहे की सलाखों से जड़ी थीं, पहरेदारों ने किसी को बाहर आते नहीं देखा, तो फिर ये सब गया कहां? वो पागलों की तरह कमरे में दौड़ा। उसकी नजर कमरे के बीच पड़ी। वहां जहां कल सोने का पहाड़ था, आज सिर्फ धूल थी और उस धूल के बीचों बीच माधव का वही मिट्टी का मटका अकेला रखा हुआ था। गुस्से और हताशा में रामनाथ ने उस मटके को उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके अंदर से न सोना निकला, न कोई जादू, बस कोयले से लिखा हुआ एक छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा बाहर लुढ़क आया। रामनाथ ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर कोई मंत्र नहीं लिखा था, उस पर एक नक्शा बना हुआ था। वो उसी कमरे के फर्श का नक्शा था। नक्शे में फर्श पर एक बड़े से पत्थर पर निशान लगा हुआ था और उस पत्थर के नीचे से एक सुरंग का रास्ता दिखाया गया था, जो हवेली की दीवारों के नीचे से होकर दूर नदी के किनारे खुलता था। अब सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। माधव कोई संत नहीं था, वो एक शातिर ठग था। उसने हफ्तों तक नगर में रहकर सिर्फ दान पुण्य ही नहीं किया था,
बल्कि उसने रामनाथ की हवेली का, उसकी आदतों का और उसके लालच का गहरा अध्ययन किया था। उसने पहले से ही ये गुप्त सुरंग खोद रखी थी। उसका जादुई मटका, उसकी मौन साधना, उसकी दानशीलता, ये सब एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा था। एक ऐसा नाटक जिसका मकसद रामनाथ को ये यकीन दिलाना था कि वो अपनी सारी संपत्ति एक ही जगह पर इकट्ठा कर दे। माधव ने सोना बनाया नहीं था, उसने रामनाथ के लालच का इस्तेमाल करके उसका सारा सोना एक ही रात में चुरा लिया था। रामनाथ उस खाली कमरे के बीचों बीच हाथ में वो नक्शा लिए बैठा था। उसकी सारी दौलत जा चुकी थी। वो एक जादुई मटके के धोखे में नहीं, बल्कि अपने ही असीमित लालच के जाल में फंसकर लुट चुका था।